जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं मणिकांत सर नोट्स प्राचीन भारत पार्ट सेकंड। शुरू करते हैं आज हम। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल करेंगे आज हम। शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस काल में अध्ययन के स्रोत के रूप में प्रचुर संख्या में साहित्य की कृतियाँ प्राप्त होती हैं, साथ ही पुरातात्विक सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। साहित्य के स्रोत में देखें तो साहित्य के स्रोत के रूप में हमें देशी तथा एवं विदेशी साहित्य की एक बड़ी सूची प्राप्त होती है, और इस काल में चूंकि संस्कृत का पुनरुत्थान हो चुका था, इसलिए अधिकांश कृतियाँ संस्कृत में ही प्राप्त होती हैं। बौद्ध धर्म के द्वारा भी संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया गया था तथा बड़ी संख्या में अवधारण साहित्य लिखा गया। सबसे बढ़कर इस काल के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण कृति है मनु संहिता, जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। फिर इस काल में पुराणों की रचना भी आरंभ हुई, साथ ही रामायण एवं महाभारत जैसी कृतियाँ से भी इस युग पर प्रकाश पड़ता है। सबसे बढ़कर इस काल के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है विदेशी साहित्य। रोमन लेखकों तथा प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन आदि लेखकों की रचनाओं से रोमन व्यापार पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखित रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक रचना भी सामुद्रिक व्यापार पर प्रकाश डालती है। पुरातात्विक सामग्री देखें तो पुरातात्विक सामग्रियों के रूप में हमें उत्तराखंड में प्राप्त नगर के साक्ष्य तथा बड़ी संख्या में धार्मिक स्थापत्य के रूप में चैत्य स्तूप और विहार मिले हैं, और इसके अतिरिक्त इंडो ग्रीक कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के, कुषाण शासकों के तांबे के सिक्के, शंखों के चांदी के सिक्के तथा कुछ रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। किंतु इस काल में भी पुरातत्व के द्वारा साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा दी गई सूचना की परिपुष्टि की समस्या बनी हुई है। इस काल की साहित्यिक कृतियाँ तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में एक प्रकार की एक रूपता दर्शाती है, किंतु पुरातात्विक सामग्रियाँ यह संकेत देती हैं कि विविध क्षेत्रों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त विविधता थी। इतिहास लेखन देखें तो यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में राज्य निर्माण का दूसरा चरण था। राज्य निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन के क्रम में इतिहास लेखन का भिन्न दृष्टिकोण रहा है। सबसे पहले डी कोशाम्बी और RS शर्मा और मार्क्सवादी लेखकों ने राज्य निर्माण को आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन से जोड़कर देखा। 1950 के दशक में यह अवधारणा लोकप्रिय होने लगी तथा इतिहास विवरण से विश्लेषण की ओर उन्मुख हुआ। आगे 1970 के दशक में रोमिला थापर एवं BD चट्टोपाध्याय जैसे विद्वानों ने इसमें कुछ अन्य कारकों को भी जोड़ने का प्रयास किया, यथा अधिशेष उत्पादन का वितरण, जनजातीय लोग तथा कृषक लोगों के बीच अंतक्रिया। इतिहास लेखन ने संबंधित विवाद का एक दूसरा मुद्दा है, क्या इस काल को अंधकार का युग कहा जाए। वस्तुतः अंधकार का युग कहे जाने के पीछे मूल कारण था इस काल को दो महान साम्राज्यों मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बीच पतन का काल करार दिया जाना, किंतु नवीन शोधों के आधार पर यह अवधारणा खंडित हो चुकी है। मौर्योत्तर काल में राज्य निर्माण एवं अनेक राजवंशों की स्थापना। मौर्यकालीन राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बहु राज्य व्यवस्था, अर्थात इस काल में एक विशाल मौर्य साम्राज्य के विपरीत अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं, और इनमें से कुछ ने तो साम्राज्य का दर्जा भी प्राप्त किया है यथा कुषाण साम्राज्य एवं सातवाहन साम्राज्य। इस काल में बहु राज्य व्यवस्था को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी स्थापित राज्य जनी शुंग राज्य एवं कण्व राज्य। सेकंड है विदेशी आक्रमण के कारण राज्य जनी इंडो ग्रीक, शंख एवं कुषाण। और थर्ड है नए क्षेत्रों में राज्य निर्माण, सातवाहन राज्य, कलिंग में चेंदी राज्य तथा सुदूर दक्षिण में चोर, चेल और पांड्य राज्य। आगे है मौर्योत्तर कालीन राजनीतिक इतिहास। मौर्य साम्राज्य के पतन में गुप्त साम्राज्य के उद्भव के लगभग 500 वर्षों के काल को विद्वानों ने प्राय अंधकार के युग यानी डार्क एज की संज्ञा दी है, और यह वह काल था जब विदेशी राजवंशों ने भारत पर अल्पकालिक प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष किए। अगर हम कुषाण साम्राज्य को अपवाद में रखें तो हम पाते हैं कि इस काल में बड़े साम्राज्य अनुपस्थित ही रहे, परंतु यह अंधकार का युग विशेषकर ईसा की पहली दो शताब्दियाँ एशिया एवं यूरोप के बीच तीव्र आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंत संबंधों का काल था।
और इन अंत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में भारत की विशिष्ट भूमिका रही। मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक ब्रट में धार्मिक, लौकिक, विदेशी तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साहित्य उपलब्ध हैं। उपरोक्त स्रोतों के आधार पर निम्नलिखित रूप में मौर्योत्तर कालीन राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आगे की मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथों में आई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या एक सैनिक निरीक्षण के दौरान कर मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और समय एक नए राजवंश की नींव डाली। शुंग ब्राह्मण वंश से संबंध थे। कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को वैदिक वंशीय और काश्यन गोत्र से संबंध माना है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी शुंगों को ब्राह्मण मानता है तथा पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहता है और इसके अतिरिक्त शुंगों की वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति तथा बौद्ध धर्म के प्रति विरक्ति देखकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापित किया। समद पुष्यमित्र शुंग सेनानी के नाम से शासन करता रहा क्योंकि पुराण हर्षचरित्र तथा मालविकाग्निमित्रम सभी में पुष्यमित्र के लिए सेनानी अर्थात सेनापति की उपाधि का ही प्रयोग मिलता है, जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र को शासक बताया गया है। आगे प्रवर्ती मौर्य के निर्बल शासन में मगध का शासन तंत्र शिथिल पड़ गया था तथा देश का आंतरिक तथा ब्रह्म संकटों का खतरा था और ऐसी विकट स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर अधिकार जमाकर उसके विघटन को नियंत्रित किया। कौशल, वत्स और अवंती पर पुनः उसने अपनी पकड़ मजबूत की। अवंती राज्य में स्थित विदिशा नगर में साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की गई जिससे कि दूरस्थ प्रदेशों पर सुगमतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया गया। अयोध्या अभिलेख से विदित होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी एक उप राजा के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर पुष्यमित्र ने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। वह संभव पाटलिपुत्र से शासन करता था। पुष्यमित्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ के साथ उसका संघर्ष। यज्ञसेन विदर्भ का स्वतंत्र शासक बन बैठा था और विदर्भ राज्य का उत्थान मौर्य साम्राज्य के अवशेष पर हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहदद्दर के समय में मगध दरबार में दो गुट शक्तिशाली थे, मंत्री या अमात्य वर्ग और सेनापति वर्ग। यज्ञसेन मंत्री गुट के समर्थन से विदर्भ का शासक बन बैठा। इस चुनौती के जवाब में पुष्यमित्र ने उसे पराजित किया तथा उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। यह पुष्यमित्र की एक बड़ी सफलता थी। आगे पुष्यमित्र के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण तथा पुष्यमित्र शुंग का उसके साथ संघर्ष। उत्तर मौर्यकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों ने आक्रमण किया। यद्यपि पुष्यमित्र ने यवनों का पीछे ढकेल दिया था परंतु यवन शांत नहीं बैठे। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पंचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली थी। पांतजलि ने भी यवन आक्रमण का उल्लेख किया है। यवन आक्रमण संभवतः डेमोट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि यवनों का नेता मीनांदर तथा मिलिंद तथा ब्रट में जहाँ यवनों की पुष्यमित्र के साथ दूसरी मुठभेड़ थी और अधिक संभावना है कि धमित्र प्रथम ने ही दोनों बार आक्रमण किए थे। इस तरह शुंगों ने यवनों को मगध तक बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया। ब्रार एवं यवनों पर विजय प्राप्त करने के अलावा पुष्यमित्र ने भारत के पश्चिम भाग पर भी विजय प्राप्त की। दिव्यावदान तथा लामा तारानाथ के विवरण से प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर और सियालकोट बेट में साकल पर भी विजय प्राप्त की। ये दोनों नगर उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। वी एस स्मिथ का विचार है कि पुष्यमित्र को
कलिंग के शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा था, जिसने मगध पर आक्रमण किया था, परंतु आधुनिक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। प्रोफेसर H.C. राय चौधरी के अनुसार किसी भी हालत में खारवेल पुष्यमित्र का समकालीन नहीं हो सकता। अपने 36 वर्ष के शासन की अवधि में पुष्यमित्र ने यवन आक्रमण का सामना करते हुए भी बिखरते साम्राज्य को संगठित कर अपने साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक बढ़ा दी तथा पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर अधिकार कायम कर लिया। मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उसका राज्य विस्तृत था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शुंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था शाश्वत भागवत था। उसने करीब 32 वर्षों तक शासन किया। उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियासिडास के राजदूत हेलियोडोरस का शुंग दरबार में आगमन। यूनानी होते हुए भी उसने बेसनगर बेट में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। अंतिम शुंग शासक देवभूति, जहाँ देवभूमि एक तरुण तथा अत्याचारी शासक था। पुराणों से ज्ञात होता है कि उसके 10 वर्षों के शासन के पश्चात उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 75 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर मगध में कण्व राजवंश की स्थापना की। शुंग साम्राज्य पर स्थापित कण्व राजवंश को कननायन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। पुराणों के आधार पर ही ज्ञात होता है कि कण्व वंश के शासक भी ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म में संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने चलाई थी वह इस समय भी कायम रही। इसी स्रोत से ज्ञात होता है कि इस वंश के शासकों ने सिर्फ 45 वर्षों तक शासन किया, ब्रिटेन में 30 ईसा पूर्व तक। इसी अवधि में 4 शासक हुए जो नाममात्र के थे। इनके नाम हैं वसुदेव, भूमिपुत्र, भूमित्र, नारायण और सुशर्मन। कण्व वंश के अंत के विषय में अति अनिश्चितता है। यद्यपि पुराणों में वर्णित है कि आंध्रवंशी शासक या सातवाहन कण्वों का विनाश करने अथवा आंध्र मृत्यों का मगध से संबंध ढूंढना उचित नहीं है। मगध में उनके शासन करने का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे हमारा सातवाहन वंश। ईसा पूर्व प्रथम सदी में शुंग तथा कण्व वंश के पतन के पश्चात 2 राजनीतिक शक्तियां प्रबल हुई। ये थी उत्तर दक्कन में आंध्र सातवाहन तथा कलिंग क्षेत्र में चेंदी वंश। सातवाहन शक्ति किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक बनी रही। प्राचीन भारत में यह किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय साहित्य ब्रिटेन में मत्स्य एवं वायु पुराण, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों का सहारा मिलता है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सिंधुक, सिसुक अथवा सिप्रक को इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया गया है। कहा गया है कि इसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा को मारकर पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक शिवमोग के पश्चात उसका छोटा भाई कृष्णा कन्ह शासक बना। इसने साम्राज्य को नासिक तक फैलाया। इसके पश्चात सातकर्णी प्रथम ब्रिटेन में शिवमोग का पुत्र शासक बना। प्रारंभिक वंश में सातकर्णी उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। इसने पश्चिम मालवा, अनूप तथा विदर्भ के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तरी कोंकण तथा गुजरात के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंगीय कुल महरठियों के पुत्री नैनिका से उसने विवाह कर अपने राजनीतिक क्षेत्र को और विस्तृत किया। नैनिका के नानाघाट अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत सातवाहन शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिसका पुनरुत्थान गौतमीपुत्र सातकर्णी के कार्यकाल में हुआ। पुराणों में गौतमीपुत्र सातकर्णी को 23वां शासक बताया गया है। अभिलेखों में उसके पिता का नाम विश्व स्वाति तथा माता का नाम गोमती बर्षरी बताया गया है। यह सातवाहन कुल का महानतम शासक था। उसने संबंधित नासिक में 2 तथा कार्ले में एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है। इसकी
सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों के विषय में सूचना उसकी माता गौतमी बर्षिणी की नासिका प्रशस्ति तथा पुलमामी के नासिक गुहालेख से प्राप्त होती है, जहाँ से पता चलता है कि उसने शंकों को पराजित किया तथा उसके क्षत्रिय शासकों क्षत्रिय शासकों का नाश किया। जहाँ उसका दावा है कि उसने शहरात वंश का विनाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपाण इसी वंश से संबंध था। पुरातात्विक साक्ष्य इसके इस दावे की पुष्टि करता है क्योंकि नहपाण के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास से मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। उसने मालवा तथा काठियावाड़ को भी शंकों से छीन लिया। इस प्रकार मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमीपुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेनाकट्टक नामक एक नगर का निर्माण करवाया। उसने राजा महाराज स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की। गौतमीपुत्र के पश्चात वशिष्ठ पुत्र पुलमावी शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने 29 वर्ष तक शासन किया। यद्यपि इसके समय में भी सातवाहनों की शक्ति पूर्ववत बनी रही, तथापि शंक वंशीय 2 शासकों जस्टस तथा रुद्रदामन का मुकाबला उसे करना पड़ा। उसमें पुलमावी को अपने कुछ प्रदेशों जैसे कि काठियावाड़ से हाथ धोना पड़ा और इसका उल्लेख रुद्रदामन के गिरनार लेख से मिलता है। इसके बावजूद पुलमावी के शासक काल में दक्षिणी क्षेत्रों में साम्राज्य का प्रसार हुआ, क्योंकि अमरावती से प्राप्त एक लेख पर सिर्फ पुलमावी का ही उल्लेख हुआ है। पुलमावी के पश्चात यज्ञश्री अंतिम शक्तिशाली शासक बना, इसने शंकों का पूर्ण पराजित किया तथा उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग एवं नर्मदा घाटी पर पूर्ण आधिपत्य कायम कर लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से उसके शासनकाल के 27वें वर्ष का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार उसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन के ऊपर 27वें वर्ष का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार उसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन के ऊपर शासन किया था। जलश्री के मृत्युपरांत सातवाहन साम्राज्य का विनाश हो गया तथा यह छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, विभाजित हो गया।